वन पीस चैप्टर 1152 आ चुका है और आज का चैप्टर बहुत बढ़िया। आज हम लोग बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लाइक शैंक्स के बारे में, लोकी के बारे में, लोकी के बाप के बारे में। तो चैप्टर के अंदर मेजर रिवील हुआ, थोड़ा टाइम लेके बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल पर ना तो मेक श्योर तुम लोग सब्सक्राइब कर रहे हो, ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है तो थैंक यू सो मच। लास्ट चैप्टर जहाँ पर खत्म हुआ, ये चैप्टर वही से स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं अंडरग्राउंड वाला मोमेंट, वहाँ पर न्यू जायंट पायरेट्स लिफ्ट को यूज करके ऊपर जाने की तैयारी करता है। वहीं पर हम लोग देखते हैं चॉपर मना करता है कि वो नहीं जाने वाला, बिकॉज गबन अब उस हाल में नहीं कि वो ऊपर जा पाएगा। तो उनके लूफी बोलता है कि ठीक है, बट गबन आगे लूफी से इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके बात करता है, कॉन्क्यूरर्स हाकी को लेके बात करता है। गबन लूफी को बोलता है स्ट्रॉ हैट लूफी, तुमको अपने दिमाग में कॉन्क्यूरर्स को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। यस भाई, लूफी इतने टाइम जो हाकी यूज कर रहा है उसको ठीक से कंट्रोल करना जानता ही नहीं। आगे गबन से हम लोगों को पता चलता है ये जो होली नाइट्स है ये बिल्कुल भी इमॉर्टल्स नहीं है ब्रो, ये डैमेज ले सकता है, इनको हम मार सकता है और इनको मारने के लिए इकलौता वेपन इस कॉन्क्यूरर को अपने माइंड में ठीक से कंट्रोल करके एक नया लेवल पर लेकर जाके होली नाइट्स को परमानेंटली डैमेज कर सकते हैं, फिर हम लोग मार सकते हैं। गबन तो वहां पर प्रैक्टिकली कुछ सिखा नहीं पाएगा, बट ये एडवाइस लूफी को देता है। लूफी एडवाइस सुनने के बाद गबन को थैंक यू बोलता है और ये बताता है कि वो कोलोन और बाकी सब लोगों को बचाने वाला है। लूफी वाज डैम सीरियस ब्रो। अब आगे हम लोग देखते हैं गबन से इस कॉन्क्यूरर वाली बात सुन के लोकी भी बोलता है इतने टाइम तक उसको भी अपने पावर के बारे में ये पता नहीं था कि उसके पास कॉन्क्यूरर्स है। अनाउंस सेकंड लूफी की तरह यहाँ पर लोकी भी बहुत सीरियसली बात कर रहा था। लोकी आगे बोलता है गॉड्स नाइट्स के साथ फाइट करने का एक्सपीरियंस है, इससे पहले उसने फाइट करके रखा है, फॉर दैट रीजन वो उनको टेक डाउन करना चाहता है यहाँ पर। तो आगे लोकी डायरेक्टली हजरुद्दीन को पूछता है उसको आजाद करने के लिए, उसके चेन को तोड़ने के लिए, बिकॉज लोकी यहाँ पर सब लोगों के साथ मिलकर फाइट करना चाहता है। बट हम लोग देखते हैं हजरुद्दीन मना कर देता है। वो बोलता है नो मैटर व्हाट, मैं ये चेन नहीं तोड़ने वाला हूं। तो हजरुद्दीन लोकी को इतनी आसानी से फ्री नहीं करने वाला है। बट आगे हम लोग देखते हैं गबन बोलता है स्ट्रॉ हैट क्रू में बस एक कॉन्क्यूरर यूजर नहीं है, एक से ज्यादा है। और गबन से ये लाइन सुनने के बाद सांजी बहुत खुश हो जाता है, गबन के सामने आके बोलता है आज यू टॉकिंग अबाउट मी, तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो, मुझे पता है मेरे पास है। बट गबन आगे सच्ची में बोलता है तू नहीं भाई, तेरे पीछे वो जो जोरो है उसके पास कॉन्क्यूरर्स है। ब्रो ये बेइज्जती ब्रो, सांजी की मार ली गई पूरी यहाँ पर। जोरो गबन से ये कॉन्क्यूरर हाकी वाली लाइन सुनने के बाद जोरो बोले कि मैं कॉन्क्यूरर हाकी यूज कर सकता हूँ फॉर रियल। बंदा भाई कॉन्क्यूरर को इतने टाइम से यूज कर रहा है फाइट के अंदर और उसको पता ही नहीं कि वो इसको यूज कर सकता है। ये सुनने के बाद एकदम लूफी चिल्ला के बोलता है क्या तेरे को पता नहीं, तो पूरे टाइम कॉन्क्यूरर को लीक करता हुआ जाता है। भाई बट बोथ जोरो लूफी दोनों का रिएक्शन बहुत बढ़िया था। जोरो लाइक इसको पता ही नहीं उसके पास कॉन्क्यूरर है, बिना पता चले इतने टाइम से वो पिलम पाल करता हुआ आ रहा है। अब आगे जोरो लूफी का ये रिएक्शन देखने के बाद गबन बोलता है ये जो ऑब्जर्व्ड हाकी है इसको तुम तभी पावर बुला सकते हो जब तुम इसको अच्छे से पहचान लोगे और इसको कंट्रोल कर पाओगे। इसका मतलब तुम समझ रहे हो, हमारे स्ट्रॉ हैट इतने टाइम से जो हाकी यूज कर रहा है इसको बिना पहचाने ठीक से बिना कंट्रोल किए यूज कर रहे थे ब्रो। तो ये ऑब्जर्व्ड हाकी तभी पावर कहलाएगा जब इसको अच्छे से पहचान लेंगे ये लोग और इसको कंट्रोल कर लेंगे। आगे गबन यहीं पर नहीं रुकता, जोरो को सुनाता हुआ जाता है। वो डायरेक्टली जोरो को बोलता है तुमको क्या लगता है तुम किसको सर्व कर रहे हो, यू आर सर्विंग वन ऑफ द 4 एम्पायर, एक योंको को सर्व कर रहे हो और जैसे तुम अभी हो क्या तुम वैसे अपने कैप्टन को ठीक से सर्व कर पाओगे। और गबन ये बोलते टाइम 100% सीरियस था, जो सुनने के बाद जोरो लाइक कैरेक्टर माफी मांगता है गबन से। ब्रो आई सेड दिस बिफोर, बट जोरो का जो नेचर है ये सारे कमेंट्स उसको बहुत ज्यादा हर्ट करता है। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा है लुच्ची जोरो को ऐसे कमेंट किया था कि तू अपने कैप्टन के लिए अपने क्रू के लिए एक बर्डन है, तब जोरो बहुत ज्यादा ट्रिगर हो गया था। सांजी ने भी बोला था यू आर ए बर्डन इससे पहले, तो ऐसे लाइन जोरो को बहुत ज्यादा हर्ट करता है। नाउ दिस लाइन इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम रॉजर्स लेफ्ट हैंड, तो जोरो को ये लाइन हर्ट कर रहा है फॉर रियल। एंड ओडा सेंसे की तरफ से ये कमेंट्स ये लाइन इंटेंशनल था। ट्रस्ट मी हियर, ओडा सेंसे सेटिंग अप समथिंग बिग फॉर जोरो। हम लोगों को पता है जोरो के लिए लूफी को सपोर्ट कर रहा है, सब कुछ है। तो गबन जैसे एक बंदे से जब उसने ये सुन लिया दैट मीन्स ये जोरो के लिए एक वेकअप कॉल है। जोरो ऊपर जाके जो फाइट दिखाने वाला है उसके लिए हम तैयार नहीं है ब्रो। गबन ने जोरो को उसका रोल उसका प्रायोरिटीज दोबारा याद दिला दिया। अब आगे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जोरो अपने कॉन्क्यूरर को कंट्रोल करके कोई ना कोई होली नाइट को पेलने वाला है। किसको पेलने वाला है नो आइडिया अबाउट इट। अब आगे हम लोग देखते हैं सांजी गबन को पूछता है मेरे बारे में क्या ख्याल है, मेरे अंदर का कॉन्क्यूरर नहीं है। बट गबन कुछ बोले इससे पहले हम लोग देखते हैं लोकी हजरुद्दीन बहस करने लगता है। लोकी हजरुद्दीन को चिल्ला के बोलने लगता है तुम बाहर वाले को हमारे कंट्री को प्रोटेक्ट करने दे रहे हो जब एल्वफ के पास मैं हूँ। और वहीं पर हम लोग देखते हैं सांजी एकदम साइलेंट मोड पे चला जाता है। ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी गबन ने कुछ सांजी को बोल दिया
या फिर नहीं बोला, नो आइडिया अबाउट इट, बट ट्रस्ट मी सांजी का डिसरिस्पेक्ट यहाँ पर हुआ, बट स्टिल सांजी हैज कॉन्क्यूरर फॉर श्योर, जिसके बारे में अभी तक सांजी को पता नहीं, हम लोगों को पता नहीं, बट फाइट के चलते रिवील होने वाला एल्बफ में फॉर श्योर, बिकॉज सांजी गवन का पैरेलल है, तो गवन के पास है तो सांजी के पास होने वाला, तो सांजी फैंस फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं भाई। अब आगे हम लोग देखते हैं लोकी का ये लाइन सुनने के बाद हजरुद्दीन बोलने लगता है क्या तू सच्ची में एल्बफ को प्रोटेक्ट करना चाहता है, तू तो लास्ट में जाके वर्ल्ड गवर्नमेंट की मदद कर देगा। आगे हजरुद्दीन बोलता है यू डिड द सेम दैट डे, हाउ एम आई सपोज्ड टू ट्रस्ट यू। लाइक इससे पहले भी लोकी ने ऐसा किया, हजरुद्दीन बता रहा है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट की उसने मदद किया है, बट कैसे किया है नहीं किया इसके बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है, और हमको ऑलरेडी पता है लोकी इज मिसअंडरस्टूड कैरेक्टर, उसको सब लोग गलत समझ रहे हैं भाई। बट आगे ये सारे लाइन के बाद लूफी जो बोलता है वो सब लोगों को शॉक कर देता है। लूफी सीरियसली बोलता है हे लोकी मेरे टीम में आजा, बी माई कॉमरेड ब्रो, दिस लाइन वॉज समथिंग एल्स। और ऐसा नहीं लूफी स्माइल करते हुए बोल रहा है ना भाई, लूफी वॉज डैम सीरियस, जो सुन के लोकी शॉक हो जाता है, हजरुद्दीन शॉक हो जाता है, और आगे लूफी बोलता है कि अगर लोकी मेरा क्रूमेट बन जाएगा तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसको फ्री कर सकता हूँ, राइट। आगे लूफी लाइन फिनिश करने के साथ ही हम लोग देखते हैं जोरो सांजी चिल्ला के बोलने लगता है कि लूफी इसका साइज तो देख ले, हमारे शिप में ये फिट नहीं होने वाला है। सांजी वहां पर बोल रहा था कि ये बहुत ज्यादा खाता है, तेरे से भी ज्यादा खाता है, बट आगे लूफी डायरेक्टली लोकी को बोलता है सिनेरियो देख के लग रहा है एल्बफ को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, और ऊपर से तुम बहुत फनी हो, अगर तुम कुछ उलट पुलट करने के बारे में सोचोगे देन आई विल बीट यू डाउन। तो लूफी बस लोकी को यहाँ पर क्रू में इन्वाइट नहीं कर रहा है, इन्वाइट करने के साथ फ्यूचर प्लान भी कर चुका है कि लोकी अगर उसने क्रू में आने के बाद कुछ उलट पुलट करने के बारे में सोचेगा तो लूफी उसको मारेगा। और लूफी ने क्या बोला, एल्बफ को लोकी की कोई जरूरत नहीं, जो मेरे को लगता है बिल्कुल सच है, बिकॉज एल्बफ के पास ऑलरेडी अपने वॉरियर्स है, और जो हजरुद्दीन है वो बनना चाहता है एल्बफ का नेक्स्ट किंग। लोकी को ये किंग विंग कुछ बनना नहीं है, बिकॉज लोकी का सपना है सन गॉड बनना, वो अपने आप को सन गॉड क्लेम करता है, कोई किंग क्लेम नहीं करता है ब्रो। सो देयर इज अ चांस इन फ्यूचर कि लोकी फ्यूचर में हम लोग को ज्वाइन करे। हाँ मुझे पता है तुम क्या बोलने वाले हो, मेरे दिमाग में है कि हमारी शिप का साइज उतना मैसिव नहीं है कि लोकी इस शिप में फिट आए, बट हमको पता है वहां पर फ्रैंकी कुछ कुक कर रहा है एडम ट्रिक के साथ, सो देयर्स मे बी पॉसिबिलिटी कि हम एक नया शिप बना ले, बिकॉज इट्स बीन क्वाइट अ लॉन्ग टाइम कि हम लोग सनी से राइड करते हुए जा रहा है, तो मोर मेंबर्स फ्यूचर में आएंगे तो शिप को अपग्रेड करना बनता है भाई। और ऊपर से हम लोगों ने देख के रखा है वन पीस एनिमे के अंदर साइज उतना ज्यादा मैटर किया नहीं, एंड लास्ट टाइम जिसको लूफी ने खुद से अपने क्रू में इन्वाइट किया था दैट वाज जिम्बे होल केक आइलैंड में, तब से लेके अब तक किसी को उसने इन्वाइट नहीं किया। यामाटो खुद से हमारे क्रू को ज्वाइन करना चाहता है, तो इतने लंबे टाइम बाद लूफी फाइनली किसी को क्रू में इन्वाइट कर रहा है, वो भी सीरियसली, तो देयर से पॉसिबिलिटी लोकी हम लोग को ज्वाइन कर सकता है। इसके ऊपर मेरा एक पूरा थ्योरी रेडी है, उसके ऊपर बहुत ही जल्द एक वीडियो लाने वाला अपने सेकंड वन पीस चैनल में, तब तक के लिए थोड़ा वेट करो। लूफी से ये सारे वर्ड सुनने के बाद लोकी तो चिल्लाने लगता है और बोलता है सीरियसली तुझे लगता है मैं तेरे जैसे बंदे के अंडर में काम करने वाला हूँ, नेवर। ये सब कुछ सुनने के बाद ना हजरुद्दीन थोड़ा शांत होता है और बोलता है इज दैट योर गट फीलिंग लूफी। हजरुद्दीन को पता है लूफी किसी के बारे में गलत नहीं हो सकता है, लूफी लोगों को पहचानता है। लूफी बोलता है मैं लोकी को फाइट करते हुए देखना चाहता हूँ, बट आगे इतने सारे चीजों के बाद भी अनफॉर्चुनेटली हजरुद्दीन तैयार नहीं होता है। वो बोलता है मैं एक डेथ रो क्रिमिनल को ऐसे आजाद नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। बट आगे हम लोग देखते गवन खुद हजरुद्दीन को बोलने लगता है लोकी के शेकल्स को उतारने के लिए, जो सुन के हजरुद्दीन शॉक हो जाता है और बोलने लगता है यासान आप भी। आगे तो हजरुद्दीन चिल्ला के बोलने लगता है आज से 14 साल पहले लोकी ने 113 सोल्जर्स को कैसल में मार दिया है, आज से 14 साल पहले जरुल को हैविली इंजर्ड किया है, किंग हरल्ड को मार दिया है, और पूरे एल्बफ की हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा क्राइम है। बट आगे गवन बोलने लगता है जिस दिन ये सब कुछ हुआ उस दिन गवन ने एक अनयूजुअल हाकी को फील किया था उस कैसल से। तो आगे गवन और शैंक्स दोनों मिलकर उस ऑरेस्ट कैसल में गए थे चेक करने के लिए वहां पर हुआ क्या है। उन लोगों ने तो शुरू से सब कुछ विटनेस नहीं किए थे, बट स्टिल बाकी सिनारियो को उन लोगों ने ऑब्जर्व किया है वहां पर। अब ये सुनने के बाद हजरुद्दीन शॉक हो जाता है, ही वाज लाइक व्हाट, आपने ये क्या बोला। लूफी शैंक्स का नाम सुन के उसको ऑर्गेजम आता है। तो आगे हजरुद्दीन को ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, वो ये स्टोरी सुनना चाहता है। फॉर दैट रीजन अपने जितने पायरेट्स हैं उन लोगों को बोल देता है कि तुम ऊपर चले जाओ, मैं बाद में आऊंगा। और लूफी भी पूरी स्टोरी सुनना चाहता है। फॉर दैट रीजन सांजी जोरो को ऊपर भेज देता है और वो बोलता है वो बाद में हजरुद्दीन के साथ आने वाला है। अब जोरो सांजी तो वहां पर जा रहे थे और जोरो जाते वक्त बोलता है दिस फूल दे आर ऑल अबाउट शैंक्स। अब लूफी को लगता है कि शैंक्स को फूल बोला, लूफी चिल्ला के बोलता है तेरी इतनी हिम्मत, तूने शैंक्स को फूल बोला। बट सांजी बोलता है शैंक्स को नहीं तुझे बोला। भाई ये लूफी के लिए शैंक्स एक फादर लाइक फिगर है, भाई शैंक्स के बारे में कोई बुराई नहीं सुन सकता ये। अब आगे 14 साल पहले जितना कुछ हुआ गवन ये सब कुछ स्टोरी स्टार्ट करने वाला था, बट वहां पर लोकी गवन को बोलता है, गवन लाइक रोकने की कोशिश कर रहा था, बट गवन बोलता है मैं तो किसी और को नहीं बता रहा ना, मैं हजरुद्दीन को बता रहा जो तुम्हारा भाई है। आगे हम लोग देखते हैं हजरुद्दीन डायरेक्टली लोकी को बोलता है तेरे पास 3 मिनट का टाइम है,
उस दिन 14 साल पहले जितना कुछ कैसल में हुआ है मेरे बाप के साथ, सारे सोल्जर्स के साथ, सब कुछ सच बोल दे। हर्ष ऐड करता है, इफ यू ट्रूली एन एल्फ वॉरियर स्वेयर बाय द नेम ऑफ गॉड एंड टेल मी एवरीथिंग। आगे हम लोग देखते हैं लोकी स्माइल करते हुए बोलता है, दैट्स हर्ष ब्रदर ब्रिंगिंग दैट टेरिबल डे। आगे लोकी बोलता है, मैं उस दिन को याद नहीं करना चाहता हूँ, इट वॉज अ बैड डे। लोकी स्टोरी स्टार्ट करता है, हम लोग देखते हैं उस दिन 14 साल पहले बैकग्राउंड से कोई बोलता है, ऊपर से कोई आ रहा है, आसमान के ऊपर से कोई नीचे लैंड कर रहा है। हम लोगों को वो सिलुएट दिखाई देता है, कुछ समझ में नहीं आता कि यहाँ पर चल क्या रहा है। आगे 14 साल पुराने मोमेंट्स हमारे सामने आ जाते हैं। ऑरेस्ट कैसल का सिनारियो हम लोग देखते हैं, वहाँ के जो गार्ड्स है वो बोलने लगता है, प्रिंस लोकी एल्डर जरूल यहाँ पर आ चुका है विजिट करने के लिए। आगे हम लोग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम लोकी को आजाद घूमते हुए देखते हैं। हम लोग देखते हैं लोकी और जरूल एक साथ खड़े हैं। जरूल लोकी को देखने के बाद बोलता है, तुमको भी यहाँ पर समन किया गया? लोकी बोलता है, टेक्निकली ये मेरा घर है और वुड तुझे देख के अच्छा लग रहा है। लाइक लोकी का बातचीत करने का स्टाइल पहले से ही ऐसा था और हम लोग क्लियरली देख पा रहे थे लोकी के पास अपना रग्नीर मौजूद था, उसके पास उसका वेपन था। ब्रो थोड़ा दिखने में डिफरेंट लग रहा है ये वेपन, आई डोंट नो व्हाई, बट यार लोकी हैड अ वेपन। आगे हम लोग देखते हैं गार्ड्स आके बोलने लगता है, किंग अपने थ्रोन रूम में है। आगे जरूर लोकी को सवाल करता है, तुमको क्या लगता है किंग क्या चाहता है? लोकी बोलता है, मुझे पता नहीं। लोकी वाज सेइंग, आई एम नॉट टॉकिंग टू अ मैन जिसने अपने सोल को वर्ल्ड गवर्नमेंट को बेच दिया। आगे लोकी बोलता है, वर्ल्ड गवर्नमेंट वही लोग हैं जिन्होंने रॉक्सडी ज़ेबेक को मार दिया। अगर एल्बफ वैसे ही चलेगा तो मुझे अपना दुश्मन समझ लेना। अगर जरूर लोकी को बोलते हैं, आवाज नीचे करो, आई एम टू ओल्ड फॉर पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स मेरे बस की बात नहीं है, ये यंग लोगों का काम है। बट यहाँ पर सिनेरियो देख के पता चलता है ज़ेबेक को वर्ल्ड गवर्नमेंट ने मार दिया फॉर दैट रीजन। लोकी वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है। लोकी का रूल, उसका पर्सनैलिटी अलग है। लोकी के लिए उसका आइडल है ज़ेबेक, वो ज़ेबेक के फुटस्टेप को फॉलो करता है बचपन से। तो ज़ेबेक को वर्ल्ड गवर्नमेंट ने मार दिया, इतना कंफर्म हो चुका है, बट इसके पीछे सच कितना है वी हैव नो आइडिया अबाउट इट। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सच में वर्ल्ड गवर्नमेंट ने ज़ेबेक को मारा, बिकॉज गॉडविले इंसिडेंट के बाद से ज़ेबेक लापता हो चुका था और हम लोगों को पता है वहाँ पर गार्लिंग फिगरलैंड मौजूद था। तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि गार्लिंग फिगरलैंड ने ज़ेबेक को मारा है। ब्रो अगर हम लोग देखते हैं, लोकी जरूर को बोलने लगता है, ये शांति की बातचीत करके तुम बच्चों का दिमाग भर सकते हो बट मेरा नहीं। ऐसे शांति की बात करते रहोगे तो एल्बफ में स्नॉट नोज वाले बंदे मिलेंगे, वेपन यूज करने वाले लोग नहीं। जरूर आगे बोलने लगता है, इट्स न्यू एरा, मेरे जो ग्रैंड डॉटर है वो बहुत क्यूट है, वो फाइट नहीं करती है। तो यहाँ से हम लोगों को पता चल जाता है एल्बफ का रूल रेगुलेशन ऑलरेडी चेंज हो चुका है। जो किंग हरल्ट है उनका वे ऑफ लाइफ चेंज हो चुका है, उसने पूरे एल्बफ को ऑलरेडी चेंज कर दिया, बिकॉज उन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ टाइज बना लिया है। अगर जरूर लोकी दोनों थ्रोन रूम की तरफ जा रहे थे और वहीं पर लोकी थ्रोन रूम से कुछ आवाज सुनता है, वहाँ पर गार्ड्स उनको ग्रीटिंग्स करता है, बट लोकी एक भयंकर लात मार के उस गार्ड के साथ उस दरवाजे को पूरा तोड़ देता है। आगे गेट को तोड़ने के बाद लोकी बोलता है, हे ओल्ड मैन मैं वापस आ चुका हूँ। ये लाइन फिनिश करने से पहले लोकी देखता है वहाँ के जो 113 सोल्जर्स है, सारे सोल्जर्स एक साथ मिलके किंग हरल्ड को स्टैप कर रहा है, उनको मार दिए भाई। जो देख के जरूर शॉक हो जाता है, चिल्ला के बोलता है हरल्ड, और वहां पर लोकी was crying। हम लोग देख पा रहे थे लोकी स्नॉट नाक से पानी आ रहा था और लोकी चिल्ला के बोलता है, What the hell are you doing? तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर? So this is the scenario behind King Harald's death, जो इतने टाइम से कुक होता हुआ जा रहा था, फाइनली हमारे सामने आके रिवील हो रहा है। और ये सीन देखने के बाद हम लोगों को पता चल जाता है यहाँ पर किंग हरल्ड ऑलरेडी एक डीमन बन चुका था। हम लोगों को पहले स्पॉइलर देख के लग रहा था कि यहाँ पर जितने सोल्जर्स है सारे के सारे सोल्जर्स शायद डीमंस बन चुके थे, बट नहीं, सोल्जर्स पूरा एकदम नॉर्मल जायंट जैसे ही है, वो नॉर्मल जायंट से बोल सकते हैं उनको। बट किंग हरल्ड डॉरी ब्रॉगी जैसे एक अलग ही बीइंग में ट्रांसफॉर्म हो चुके थे, जो देख के यहाँ पर लग रहा था, पूरा सिनेरियो तो रिवील नहीं हुआ, मतलब सिलुएट टाइप का आ रहा था, बट ये देख के लग रहा है कि नहीं, ये किंग हरल्ड नहीं है, कोई डीमन वगैरह में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, जो इमो का काम है ऑफ कोर्स। और अगर हम लोग ठीक से देखें तो हम लोग नोटिस कर पाएंगे हरल्ड सेम टू सेम उसी जगह खड़ा है जहाँ पर हम लोगों ने एल्बफ में देखा वो मैजिक सर्कल बनते हुए जहाँ से शेमरॉक और गान को आए थे, सेम टू सेम थ्रोन रूम का उसी जगह। ब्रो इस सीन को देखने के बाद मेरे दिमाग में अभी जो आ रहा है मैं थोड़ा शेयर करता हूँ। मुझे लगता है इमो ने जैसे डॉरी ब्रॉगी को डीमन बनाया वैसे किंग हरल्ड के साथ भी ऐसा ही किया, बट किंग हरल्ड फॉर सम रीजन लाइक एंशिएंट ब्लड होने के कारण अपने डिमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन को थोड़ा डिले कर दिया, और अपने डिमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन को डिले करके बाकी सोल्जर्स को बोला उनको स्टैप करने के लिए, उनको मार देने के लिए, बिकॉज अगर वो सच में एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तो ये एल्बफ के लिए खतरा बनने वाला है, इट विल बी टू लेट। तो ज्यादा देर ना हो इससे पहले किंग हरल्ड ने शायद बाकी सोल्जर्स को ऑर्डर दे दिया स्टेप करने के लिए, बट वहां के सोल्जर्स अपने किंग को मारने में हेजिटेट कर रहे थे, बिकॉज आफ्टर ऑल ये उनका किंग है। उनके हेजिटेट करने के चक्कर में किंग हरल्ड का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया, बट आगे चल के सोल्जर्स के इंस्टिंक्ट
शेंक ने उनको बोला ये एक बहुत ही ह्यूज स्ट्रीट है, इनको मारना ही पड़ेगा। और आगे चल के शायद बाकी सोल्जर्स ने एक साथ अटैक किया किंग हरल्ड के ऊपर। अब ये पैनल देख के ऐसा ही लगता है बिकॉज बाकी सारे सोल्जर्स नॉर्मल ही थे, बस किंग हरल्ड ही ट्रांसफॉर्म कर रहे थे। तो सिनेरियो देख के मुझे ऐसा लगता है। बट आगे बाकी सोल्जर्स को कौन मारा, नो आइडिया अबाउट इट। क्या किंग हरल्ड नहीं मार दिया, लाइक स्टिल जिंदा थे, बाकी सोल्जर्स को मार दिया। फिर आगे चल के शायद लोकी ने अपने बाप को मारा, लाइक फिनिश कर दिया डीमन को। बट ये सब कुछ हमारे सामने रिवील नहीं हुआ। बट हमारे सामने इतना रिवील हुआ, आगे दरवाजा लॉक हो जाता है। कोई बाहर आने के लिए बहुत जोर से चिल्लाता है बट कोई भी जायंट वहां से बाहर नहीं जा पाता है। सब लोगों को मार दिया जाता है और जरूल सोर्ड से स्टैप होता है अपने सर पे। और आगे हम लोग एक मिस्टीरियस फिगर के सिलुएट को देखता है। वो एक रूम में जाता है जहाँ पर ट्रेजर बॉक्स था और उसको देखने के बाद वो बोलता है सो दिस इज द फॉरबिडन आकुमा नो मी, जो एल्फ में पास डाउन हुआ है। और आगे हमको पता चले इस ट्रेजर बॉक्स के अंदर जो भी था सब कुछ लेके वो बंदा चला गया। वो बंदा कौन है, नो आइडिया, रिवील नहीं हुआ। ट्रेजर बॉक्स के अंदर क्या था ये तो रिवील नहीं हुआ, बट हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं इट्स गोमो गोमो नोमी निका फ्रूट फॉर श्योर, बिकॉज ये इंसिडेंट 14 साल पुराना है और शैंक्स ने आज से 13 साल पहले गोमो गोमो नोमी को चोरी किया था वर्ल्ड गवर्नमेंट से, राइट। और ऊपर से पर क्लियरली मेंशन किया दिस इज फॉरबिडन आकुमा नोमी, राइट। फॉरबिडन लिखा है, that means it's Gomu Gomu no Mi bro, and people of Elbaf worship sun god Nika more than anyone bro। तो निका का जो फ्रूट है ये एल्बफ में बहुत ही लंबे टाइम से पास डाउन होता हुआ गया ब्रो। किंग को मार के इस फ्रूट को ही चोरी किया गया फॉर श्योर। बट आगे चल के शैंक्स को पता चला बिकॉज शैंक्स एल्बफ में था, तो शैंक्स ने वर्ल्ड गवर्नमेंट से चोरी कर लिया। अब आगे ये सारे मोमेंट तो यहाँ पर हो चुका था, बट ये सारे मोमेंट जब यहाँ पर हुआ ऑन दी अदर साइड हम लोग देखते शैंक्स गवर्न यहाँ पर एल्बफ में ही थे। वो दोनों आराम से वहां पर नहा रहे थे। वहां पर गवर्न शैंक्स को बोल रहा था 3-4 साल हो गए ना कि हम लोगों ने ऐसे नहाया, बट शैंक्स ने बोला कि नहीं 3-4 साल नहीं, रॉजर जब से मरा तब से ऐसा हुआ ही नहीं। आगे उन दोनों का कन्वर्सेशन हम लोग एंजॉय करता है। ये कन्वर्सेशन बहुत बढ़िया। आगे हम लोग देखते हैं गवर्न शैंक्स को बोलता है रॉजर मरने के बाद तुम्हारा लाइफ बहुत रफ हो गया था, रफ जर्नी के थ्रू तुम गए मुझे पता है। और वापस शैंक्स बोलता है कैप्टन मरने के बाद मेरी लाइफ पूरी बदल चुकी थी। हमको पता चलता है शैंक्स एज ए पायरेट एक इजी लाइफ लीड करना चाहता था विद बगी। वो बेसिकली बगी के साथ मिलके एक पायरेट ग्रुप बनाना चाहता था और नॉर्मली अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाला था, बट ऐसा हुआ नहीं। वो आगे बोलता है देखो ऐसा तो करना चाहता था बट अभी मैं एल्बफ में हूँ और एल्बफ के बारे में मुझे बहुत कुछ डिस्कवर करना है। और वहीं पर गवन एक इंपॉर्टेंट लाइन बोलता है। गवन बोलता है आफ्टर ऑल यू आर डिस्टाइंड चाइल्ड, राइट। गवन आगे बोलते हैं सारे बातें हम लोग किसी और दिन के लिए छोड़ देता है। क्या तुमको लिटिल गार्डन के बारे में पता है जहाँ पर हम लोग डॉरी ब्रॉगी से मिले थे? शैंक्स बोलते हैं हाँ ऑफ कोर्स मुझे पता है। और वहीं पर हम लोग देखते हैं रिप्ली आ जाती है। रिप्ली आने के साथ शैंक्स डर जाता है और हमको पता चलता है कि वो रिप्ली के घर के एक छोटे से एक पार्ट में है। शैंक्स तो आगे शौक होता है बट रिप्ली बोलती है जब कोई जायंट इंसान से शादी करती है तब तेरा घर का सिनारियो ऐसा ही होता है, यही नॉर्मल है। आगे रिप्ली शैंक्स को बोलता है मुझे गवन के बारे में और स्टोरी सुनना है, मुझे थोड़ा स्टोरी सुनाओ। और वहीं पर शैंक्स बोलता है एक दिन गवन पोर्ट में था और हम लोगों ने देखा लाइक लाइन बोलने गया था। गवन शैंक्स तो गाल खींचते हुए बोलते क्या तू इस कंट्री से जिंदा बच के जाना चाहता है? और गवन का ये लाइन सांजी के साथ पैरेलल करता है बिकॉज ऐसे गाल खींचते हम लोगों ने सांजी को देखा, लूफी को। बाकी इन सबके बाद हम लोग देखते हैं गवन शैंक्स दोनों मिलके खाना खा रहे हैं। तभी गवन शैंक्स को पूछता है क्या तुमको हरल्ड के बारे में पता है? एल्फ के लोग हरल्ड को गॉड की तरह वर्शिप करता है। और वहीं पर शैंक्स बोलता है हाँ मैंने उससे एक बार मिला है मैरिजियो में। लाइक शैंक्स मैरिजियो में मिला ब्रो, समझ रहे हो? और मैरिजेस में मिलने के बाद ही शैंक्स किंग हरल्ड के साथ फ्रेंड बन चुका था। बट शैंक्स को उस टाइम किंग हरल्ड को कुछ बोलना था जो उस टाइम वो बोल नहीं पाया। तो शैंक्स वो वर्ड बोलने के लिए यहाँ पर एल्फ में आ चुका है। शैंक्स ने यहाँ पर मेंशन किया सो आई हैड टू कम हियर इन एल्फ बिफोर इट्स टू लेट। ज्यादा देर होने से पहले ये वर्ड बोलना पड़ेगा किंग हरल्ड को। बट ये वर्ड बोलने से पहले किंग हरल्ड को मार दिया गया उसी दिन जिस दिन शैंक्स आया था ब्रो। इन ओपिनियन मुझे लगता है शैंक्स को ऑलरेडी पता था किंग हरल्ड की जान खतरे में है या फिर एल्फ के रिलेटेड कुछ उसको पता था कुछ होने वाला है, उसको वार्निंग देने के लिए यहाँ पर आया। बट ये वार्निंग देने से पहले किंग हरल्ड को ऑलरेडी मार दिया गया। जस्ट लाइक शैंक्स व्हाइट बीड के शिप पे गया था ब्लैक बीड के बारे में वार्निंग देने के लिए ताकि एस को वो जाने ना दे, बट तब तक एस ऑलरेडी चला गया था और आगे एस मर गया था, हम लोग को ऑलरेडी पता है, राइट। तो सेम वार्निंग किंग हरल्ड को एल्फ में देने आया था शैंक्स, बट इट वाज टू लेट। एंड ब्रोस दैट मोमेंट व्हेन शैंक्स वाज टेकिंग बर्थ विद गबन हम लोगों ने नोटिस किया शैंक्स के हाथ में वो टैटू मार्क है, जिससे हम लोगों को पता चलता है शैंक्स वाज cursed by Imusama। बट ये कब हुआ कैसे हुआ वी हैव नो आइडिया अबाउट इट, बट शैंक्स वाज cursed
फॉर दैट रीजन आगे हमारे सामने फाइनली इसका खुलासा हो जाता है कि शैंक्स ने अपना लेफ्ट हैंड क्यों सैक्रिफाइस कर दिया लूफी को बचाने के चक्कर में। शैंक्स के लिए इट वाज मोर लाइक कि एक तीर से दो निशाना। फर्स्ट ऑफ ऑल शैंक्स ने यहाँ पर अपने हाथ को सैक्रिफाइस किया, फॉर दैट रीजन बचपन में लूफी को लगेगा, उसको बचाने के चक्कर में शैंक्स ने अपने हाथों को सैक्रिफाइस कर दिया, फॉर दैट रीजन लूफी को एक बढ़िया पायरेट बनना ही पड़ेगा। और इसी के साथ लूफी को बचाते हुए शैंक्स ने अपना हाथ खो दिया, इमो का जो कर्स मार्क है वो भी चला गया। आई नो अभी दिमाग में तुम लोगों को बहुत सारे सवाल है। फर्स्ट क्वेश्चन इसकी ये मार्क शैंक्स को कब मिला होगा? बचपन से? आई डोंट थिंक कि बचपन से मिला है, बिकॉज हम लोगों ने शैंक्स के अलग अलग पैनल देख के रखा है। उसका लेफ्ट हैंड अगर हम लोग क्लियरली देखें तो बचपन से ये मार्क वहां पर नहीं था। जब शैंक्स रॉजर के साथ मिलकर वाटर 7 में भी गया था वहां पर भी ये मार्क हम लोग नहीं देख रहे भाई। बचपन से ये मार्क बिल्कुल भी नहीं था ब्रो। तो मोस्ट लाइकली रॉजर मरने के बाद ये मार्क शैंक्स के पास आया, या फिर अनदर गेस कुड भी शैंक्स जब मैरिज में वापस गया था तब शैंक्स के पास ये मार्क आया, लाइक इमू ने शैंक्स को ये मार्क दिया। तो यहाँ से एक थ्योरी हमारे सामने आता है दैट इज शैंक्स प्रोबब्ली एक डबल एजेंट था। बट ये मार्क एग्जैक्टली कैसे मिला, क्यों मिला, हमको पता नहीं, बट मिला है बिकॉज इमू ने ये मार्क दिया। ये मार्क डायरेक्टली इमू से आता है, इतना हम लोगों को पता है। बट बहुत सारे लोग यहाँ पर गलत समझ रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि इस मार्क का मतलब रीजनरेशन है, पर रीजनरेट शैंक्स क्यों नहीं हुआ? बिकॉज हम लोगों ने देख के रखा 14 साल पुराने जो फ्लैशबैक है यहाँ पर भी शैंक्स के पास वो स्कार है जो ब्लैक बियर्ड ने शैंक्स को दिया है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं शैंक्स के पास अगर इमॉर्टलिटी है तो ब्लैक बियर्ड ने स्कार कैसे दिया? भाई देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कहीं पर भी अभी तक रिवील नहीं हुआ इस मार्क का मतलब इमॉर्टलिटी है, नहीं लिखा है भाई, लाइक कहीं पर नहीं। गिलिंगम ने बस हमारे सामने ये रिवील किया बिना मार्क के अबीएस के थ्रू वो लोग नहीं चल सकता है। मतलब जिनके पास ये टैटू है, ये मार्क है, वो पेंटाग्राम यूज कर सकते हैं, वो पेंटाग्राम के थ्रू चल सकता है, टेलीपोर्ट कर सकते हैं, दैट्स इट। पर ये नहीं बताया कि ये लोग रीजनरेट कर सकते हो और समथिंग इस मार्क की वजह से नहीं भाई। मुझे लगता है डिफरेंट मार्क्स डिफरेंट एबिलिटी होल्ड करता है, बिकॉज हम लोगों ने देखा इमू सामा ने जब डॉरी ब्रॉगी को डीमन बना दिया था उनके पास भी तब कोई मार्क नहीं था ब्रो। तो मे भी जिनके पास ये मार्क है वो बस पेंटाग्राम के थ्रू चल सकता है, और जो रीजनरेट करने वाला एबिलिटी वो अलग से शायद इमू सामा प्रोवाइड करता है। बिकॉज हम लोग को ऑलरेडी पता है गार्लिंग फिगरलैंड नॉर्मली इंसान की तरह एज करता हुआ जा रहा है। इवन होली नाइट होने के बाद भी हम लोगों ने देखा पहले गॉड वैली इंसिडेंट के फ्लैशबैक में गार्लिंग फिगरलैंड कितना ज्यादा यंग था, बट अभी इतनी उम्र हो चुकी है भाई। वो तो इमॉर्टल नहीं है, उसकी उम्र बढ़ रहा है। शमरॉक को देख लो, उसकी उम्र भी शैंक्स जितना ही है, वो भी इमॉर्टल नहीं है ब्रो। तो मार्क का मतलब इमॉर्टलिटी नहीं है ब्रो। पर इतना बोलना बनता है कि भाई आज से 14 साल पहले जब ब्लैक बियर्ड के पास कोई डेविल फ्रूट नहीं था तब उसने शैंक्स को स्कार दिया है। इससे पता चल जाता है ब्लैक बियर्ड इज एक्चुअली हिम भाई। ब्लैक बियर्ड इज दैट पावरफुल, फॉर दैट रीजन शैंक्स इतने टाइम से ब्लैक बियर्ड की इंटेल कलेक्ट करता हुआ जा रहा है। ब्लैक बियर्ड को लेके व्हाइट बियर्ड को वार्न करके आया, क्योंकि शैंक्स को पता था कि ब्लैक बियर्ड बहुत पावरफुल है, उसको स्कार दे दिया है, तो एस उसके सामने नहीं टिकने वाला है भाई। और अब तो ब्लैक बियर्ड के पास 2 डेविल फ्रूट पावर है भाई। ब्लैक बियर्ड इज स्पेशल, इसके बारे में ऑलरेडी गोरोसे ने बता के रखा है, उसके खुद के क्रूमेट ने बता के रखा है, ही इज स्पेशल ब्रो। वैसे जो शैंक्स ने हमारे सामने रिवील किया, शैंक्स मैरिज में किंग हरल्ड से मिला, दैट इज द ओनली टाइम कि शैंक्स मैरिज में गया। इससे पहले भी कभी नहीं गया, इसके बाद भी कभी नहीं गया, बिकॉज शैमरॉक ने खुद हमको बताया शैंक्स बस एक बार मैरिज यूएस में आया, दैट इज इट। बट वहां पर जाने के बाद भी शैंक्स ने बाहर की दुनिया को चूज किया। शैमरॉक ने क्लियरली अपनी स्पीच में बोल के रखा, अगर तुमको याद है, तो दैट वाज द ओनली टाइम शैंक्स वहां पर गया, दैट्स इट। बट ये सच है कि शैंक्स ने अभी तक दैट एलिगेशन को बीट नहीं किया। वो जो सर्टेन पायरेट के बारे में बात करने गया था वो शायद शैंक्स ही है, शैमरॉक नहीं ब्रो, बिकॉज शैंक्स मैरिज यूएस में गया। ये इनफ है हमारा डाउट फिर से वापस लाने के लिए कि या दैट वाज एक्चुअली शैंक्स, नॉट शैमरॉक ब्रो। बट चलो व्हाटएवर, इन सब के बाद आगे एक और बढ़िया चीज शैंक्स और गबन के कन्वर्सेशन हम लोगों को पता चला, दैट इज जब गबन ने बोला यू आर डिस्टाइन्ड बॉय। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लाइन से हम लोगों को पता चल रहा है शैंक्स कुड बी द वन जो खुद किंग ऑफ पायरेट बनना नहीं चाहता है, जो खुद वन पीस को ढूंढना नहीं चाहता है, वो अपने कैप्टन की विश को फुलफिल करना चाहता है, दैट्स इट। बिकॉज शैंक्स ने क्लियरली बोला वो बगी के साथ एक पायरेट को स्टार्ट करना चाहता है, कि रैंडम पायरेट बनना चाहता था, दैट्स इट। बट वो जो रॉजर ने लास्ट में शैंक्स के साथ मिला था, बातचीत हुआ था उनके बीच में, देन शैंक्स वाज क्राइंग, मे बी दैट इज द टाइम जब रॉजर ने अपने विल को शैंक्स को सौंप दिया। बोला आई वॉज टू अर्ली, बट तुम ऐसा कर सकते हो, जॉय बॉय आने वाला है, तुमको उसको गाइड करना है, दैट्स इट। और आगे शैंक्स को अपने कैप्टन से एक रोल मिल गया, एंड दैट रोल इज जॉय बॉय को दुनिया में वापस लाना, डिस्टाइन्ड वन। एंड जॉय बॉय इज द प्रॉमिस्ड वन, जो प्रॉमिस जॉय बॉय करके गया था, जो अभी तक फुलफिल नहीं कर पाया। तो उसी जॉय बॉय को वापस लाने का काम शायद शैंक्स का था। इट्स पॉसिबल शायद शैंक्स ने वो डेविल फ्रूट को लूफी के लिए नहीं चुराया, अपने लिए चुराया, या फिर एस के लिए चुराया शायद। बट समहाउ लूफी ने जब ये खा लिया तब शैंक्स ने डिसाइड कर लिया नो मैटर व्हाट लूफी के ऊपर वो भरोसा करने वाला। तो बाकी पूरे टाइम उसने लूफी के ऊपर इन्वेस्ट किया ब्रो, लूफी की ग्रोथ देखा, लूफी के अवेकनिंग तक वेट किया। आफ्टर ऑल शैंक्स को जॉय बॉय के बारे में सब कुछ पता था, रॉजर का क्रूमेट था भाई, कैसे पता नहीं होगा। शैंक्स डिस्टाइन्ड
आउटसाइड वर्ल्ड, ये वर्ड बहुत कीमती है ब्रो। शैंक्स यहाँ पर पूरे एनिमे के अंदर एक ऐसा रोल प्ले कर रहा है जो शैंक्स को छोड़ के कोई नहीं प्ले कर पाएगा ब्रो। पूरे वन पीस एनिमे के अंदर द मोस्ट स्मार्ट कैरेक्टर इज शैंक्स फॉर श्योर। अब इन सबके बाद गबन शैंक्स से कन्वर्सेशन में एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है, जब गबन ने बोला था हम दोनों ऐसे लाइक 3-4 साल बाद एक साथ नहा रहे हैं, राइट? बट शैंक्स ने बोला 3-4 साल नहीं, 10 साल हो चुका है, कैप्टन मर चुका है और 10 साल में ऐसा कभी हम लोगों ने किया ही नहीं। तो इसका मतलब समझ रहे हो, गबन एल्बफ में था और इन माई ओपिनियन एल्बफ में टाइम बहुत ज़्यादा स्लो जाता है एज कम्पेयर टू आउटसाइड वर्ल्ड। तो रॉजर मर चुका है, एल्बफ में आने के बाद गबन को बस 3-4 साल लग रहा है, बट शैंक्स ने बोला 10 साल हो चुका है भाई। तो ऐसे ही थ्योरी राइज हम लोग कर सकते हैं कि नहीं भाई सच्ची में शायद एल्बफ में टाइम स्लो जाता है। अब एल्बफ आर्क स्टार्ट होने से पहले लूज आर नॉट द एक्सप्लोरर ने क्या बोला था, डू नॉट लिंगर देयर इन एल्बफ फॉर टू लॉन्ग, एल्बफ में ज़्यादा देर तक मत रुकना भाई। तो ये वार्निंग पहले दे दिया गया था ब्रो, जिससे ऑलरेडी पता चल जाता है या यहाँ पर टाइम का इशू है शायद। अब इन सब के बाद जब शैंक्स एल्बफ को विजिट किया और वापस गया तब उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, उसके क्रूमेट्स बोल रहे थे इतना टाइम। तब शैंक्स ने क्या बोला था, गेस आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम। ऑनस अगेन यहाँ पर टाइम का मेंशन हो रहा है भाई, समझ रहे हो? बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एल्बफ में टाइम स्लो जाता है एज कम्पेयर टू आउटसाइड वर्ल्ड। फॉर दैट रीजन इमू समय यहाँ पर भड़क चुका है कि होली नाइट को इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है एक छोटे से मिशन करने के लिए, बिकॉज होली नाइट से कुछ टाइम पहले ही आया और इस कुछ टाइम के अंदर शायद आउटसाइड वर्ल्ड में बहुत टाइम बीत चुका है ब्रो। हम लोगों को पता चला होली लैंड में ऑलरेडी अटैक कर दिया गया भाई, पूरा होली लैंड जल रहा है, इतना सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हो गया? मे बी बिकॉज एल्बफ में टाइम स्लो जाता है एज कम्पेयर टू आउटसाइड वर्ल्ड। तो मुझे लगता है जब तक हम लोग एल्बफ को छोड़ के बाहर आएंगे तब तक फाइनल बैटल बाहर स्टार्ट हो चुका होगा भाई, बस हमारे स्ट्रॉयड स्ट्रॉन्ग बन के बाहर बैटल को ज्वाइन करेंगे। अभी के लिए दैट इज माई प्रेडिक्शन, दैट इज माई थ्योरी। अगर तुम्हारा कोई थ्योरी है तो तुम कमेंट पे बता सकते हो। अब अगेन सबके बाद हमारे सामने 109 साल पुराना फ्लैशबैक मांगा में आता है। हम लोग देखते हैं यंग किंग हरल्ड को जो रैम्पेज कर रहा था ह्यूमन किंगडम के ऊपर, और वहां पर बोला जाता है ये जो एरा है 109 साल पुराना, यहाँ पर जायंट्स को सबसे ज्यादा लोग डरते थे, जायंट्स वहां पर डोमिनेट करते थे इस टाइम में ब्रो। ये टाइम ये एरा जायंट का एरा था, यहाँ पर एल्बफ के जायंट्स ट्रू डोमिनेंस दिखाते थे भाई। लास्ट में तो हम लोग देखते हैं यंग किंग हरल्ड जो उस टाइम में बस 45 इयर्स ओल्ड थे, जो ऑलरेडी किंग बन चुके थे, ह्यूमन किंगडम के ऊपर डोमिनेंट दिखा रहा था, जो देखने के बाद वहां के ह्यूमंस गॉड को बुला रहे थे। बट लास्ट पैनल के लास्ट में किंग हरल्ड स्माइल करते हुए बोलता है हु द हेल इज दिस गॉड, अगर तुम लोगों की हिम्मत है तो मेरी फेस टू फेस आके इस गॉड का नाम लो। इसी लाइन के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। लास्ट में रीडर कमेंट करता है द सीक्रेट स्टोरी ऑफ द किंग हरल्ड रिवील्ड। इसका मतलब कुछ चैप्टर्स तक हम लोग किंग हरल्ड की स्टोरी, जायंट की स्टोरी, एल्फ की हिस्ट्री देखने वाला है, कैसे क्या हुआ नहीं हुआ इस टाइम में। इस स्टोरी के चलते हम लोग लूफी, शैंक्स, गबन लाइक इस न्यू एरा के किसी को भी हम लोग नहीं देखने वाले, बस पुराने टाइम की चीजें देखेंगे। लाइक ट्रू हिस्ट्री ऑफ एल्फ फाइनली हम लोगों को पता चलने वाला है, प्लस निका फ्रूट के बारे में शायद मोस्ट लाइकली पता चलेगा स्टोरी के थ्रू। और मुझे लगता है ये फ्लैशबैक बहुत ही लंबा जाने वाला है फॉर श्योर। हिस्ट्री है भाई एल्फ का। आई एम पर्सनली एक्साइटेड फॉर दिस फ्लैशबैक। बाकी तुम लोग अपना ओपिनियन दे सकते हो। हाँ, यहाँ पर एक और चीज है जो मेरे को बढ़िया लगा, जब हम लोगों ने देखा लोकी ने देखा किंग हरल्ड को स्टैप करते हुए, देन वी सी लोकी स्नॉट स्टार्ट रनिंग डाउन फ्रॉम हिज नोज, जिसका मतलब लोकी वाज क्राइंग बैंडेज के पीछे, ही वाज क्राइंग ब्रो। द सेम सिनेरियो हम लोगों ने देखा जब लोकी हजरुद्दीन को अपने आप को फ्री करने के लिए पूछ रहा था कि वो एल्फ के साथ मिलके फाइट करने वाला है। उसी टाइम में भी हम लोगों ने देखा लोकी इज नॉट कमिंग डाउन फ्रॉम हिज नोज, दैट मींस लोकी इज क्राइंग बिहाइंड द बैंडेजेस। ये लोकी जस्ट बेगिंग टू बी फ्री ताकि वो अपने कंट्री को प्रोटेक्ट कर पाए। दिस मैन, दिस लोकी इज फार फ्रॉम एविल ब्रो। बस एक बार इसको आजाद होने दो, फिर ये सबको दिखाने वाला ये क्या कर सकता है। बाकी चलो चैप्टर में इतना था, इंपॉर्टेंट चैप्टर था तो वीडियो भी बहुत ही लंबा खींचना था, बिकॉज भाई बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे जो मुझे ऐड करना था। अगर किसी को लंबी वीडियो पसंद नहीं तो भाई किसी और की वीडियो देख सकते हो। अगर किसी को डिटेल्स के साथ वीडियो देखना पसंद है, फील फ्री टू एंजॉय माय वन पीस वीडियोस। बिकॉज चैप्टर ही वैसा है कि हम लोग खुल के डिस्कस करें, थोड़ा बैठ के शांति से बातचीत करें, कोई जल्दी नहीं है ना भाई। एक ही चैप्टर में बहुत कुछ रिवील हुआ तो चलो डिस्कस करके अच्छा लगा। बाकी हम लोग थ्योरी वीडियो लाएंगे हमारे सेकंड वन पीस चैनल में। मेक श्योर उस चैनल को तुम लोग सब्सक्राइब कर रहे हो। वीडियो तक देख रहे हो तो लाइक कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो और हाँ अपना ओपिनियन नीचे कमेंट पर दे देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।